हाय फ्रेंड्स, मैं प्रतीक पुरोहित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, हम हमारी मनोहर पांडे बुक सीरीज में अब तक भारतीय राज व्यवस्था दैट इज इंडियन पॉलिटी के 8 चैप्टर्स को सॉल्व कर चुके हैं और चैप्टर नंबर 9 यानी कि संघीय विधानमंडल जिसे संसद या इंडियन पार्लियामेंट भी कहा जाता है उसके 120 क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 121 से क्वेश्चन नंबर 155 यानी कि 121 से 155 35 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे विद डिटेल्ड सॉल्यूशंस। तो चलिए शुरू करते हैं और चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला देखें, भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? संचित निधि जो है, संचित निधि का मतलब होता है कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इसमें से अगर आपको पैसा निकालना है तो किसकी अनुमोदन यानी कि किसकी परमिशन आपको लेनी पड़ेगी, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, भारत की संसद, भारत के प्रधानमंत्री या फिर संघीय वित्त मंत्री। सही आंसर होगा भारत की संसद। अगर आपको मीन्स भारत सरकार को संचित निधि से पैसे निकालने हैं तो संसद की इजाजत जरूरी। नेक्स्ट, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? धन विधेयक को कहा जाता है मनी बिल। कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं, धन विधेयक है नहीं, धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, वित्त सचिव या फिर वित्त मंत्री। तो सही आंसर होगा इसका लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष का ही निर्णय अंतिम होता है, डिसीजन फाइनल होता है। वो ही सर्टिफिकेट देता है, वो ही प्रमाण पत्र देता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। और धन विधेयक का उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 110 में, आर्टिकल 110 में। नेक्स्ट, आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं? आकस्मिकता निधि का मतलब होता है कॉन्टिंजेंसी फंड। आकस्मिकता या कॉन्टिंजेंसी का मतलब होता है इमरजेंसी। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जब एकदम से आपको बिना कोई टाइम के पैसे निकालने की जरूरत हो तो उसको आकस्मिकता कहते हैं। तो ऐसी एक निधि बनाई हुई है आकस्मिकता निधि, उससे पैसे राष्ट्रपति कैसे खर्च कर सकते हैं, क्वेश्चन है। राष्ट्रीय संकट के समय, संसदीय स्वीकृति के बाद, संसदीय स्वीकृति से पूर्व या फिर व्यय नहीं कर सकते। सही आंसर होगा संसदीय स्वीकृति के पूर्व। लेकिन भारत सरकार की 3 निधियां, 3 फंड है। पहला है संचित निधि यानी कि कॉन्सोलिडेटेड फंड, जो संसद की अनुमति के बाद ही पैसा लिया जा सकता है। एक है आकस्मिकता निधि कॉन्टिंजेंसी फंड, जिसे राष्ट्रपति बिना संसद की अनुमति के खर्च कर सकता है और ये राष्ट्रपति के बिहाफ पे भारत के जो वित्त सचिव हैं, फिनेंस सेक्रेटरी हैं, वो इसे संभालते हैं। और तीसरा है लोक लेखा निधि पब्लिक अकाउंट फंड, उसको भी आप संसद की अनुमति के बाद ही खर्च कर सकते। बट यहाँ पे आकस्मिकता निधि पूछी गई तो स्वीकृति से पहले ही इसे खर्च किया जा सकता। नेक्स्ट देखें, वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमको राइट स्टेटमेंट चूज करना है वित्त विधेयक के संबंध में। वित्त विधेयक को कहा जाता है फिनेंस बिल, ये धन विधेयक से अलग होता है, ध्यान रखें, फिनेंस बिल। वित्त विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत होता है, यह संसद के किसी भी संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है, यह लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, या फिर यह लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। सही स्टेटमेंट पूछा गया है तो राज्यसभा में प्रस्तुत होता है, गलत है। किसी भी सदन में प्रस्तुत होता है, ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा जब राज्यसभा वाला गलत है। तो लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, यह भी गलत है। सही आंसर क्या है? इसे लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक को भी, मनी बिल को भी लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है और वित्त विधेयक को भी लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, फिनेंस बिल। और वित्त विधेयक का जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 117, आर्टिकल 170। नेक्स्ट, बजट पर संसद के नियंत्रण के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? हमें दिए गए स्टेटमेंट्स में से रॉन्ग स्टेटमेंट को, गलत स्टेटमेंट को चूज करना है। पहला, बजट के निर्माण में संसद का कोई हाथ नहीं होता। सेकंड है, संसद को समेकित निधि पर प्रभारित व्यय को बढ़ाने की शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट, संसद को
राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कोई कर आरोपित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। और चौथा है, संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना किसी कर में वृद्धि करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। तो इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट हम लोगों को चूज करना है। तो देखें, जो गलत स्टेटमेंट है वो है स्टेटमेंट सेकंड, संसद को समेकित निधि पर प्रभावित व्यय को बढ़ाने की शक्ति प्राप्त नहीं है। ध्यान रखें, यहाँ पे लिखा हुआ है प्राप्त है। बाकी के तीनों स्टेटमेंट जो हैं ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित करों में से किसके अंतर्गत व्यक्ति द्वारा देय पूर्ण धनराशि संविधान द्वारा सीमित कर दी गई है? तो क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा टैक्स है जिसके अंतर्गत व्यक्ति द्वारा देय जो पूरी धनराशि है वो संविधान ने सीमित कर दी है, उसको क्या कर दिया है, लिमिट कर दिया है। पहला है निगम कर, जो म्युनिसिपैलिटी का टैक्स है। मरणोपरांत संपदा शुल्क, जो डेथ के बाद टैक्स दिया जाता है। उत्तराधिकारी शुल्क, सक्सेसर टैक्स, या फिर व्यापार व्यवसाय एवं वृत्ति कर, आपका बिजनेस, आपका एम्प्लॉयमेंट या वृत्ति टैक्स। सही आंसर है ऑप्शन डी। ये टैक्स की जो राशि है उसको संसद ने क्या कर दिया है, सीमित कर दिया है, यानी कि इसको लिमिट कर दिया, एक निश्चित राशि फिक्स कर दी है इसके लिए। नेक्स्ट, लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है। लेखानुदान का इंग्लिश वर्ड होता है वोट ऑन अकाउंट। वोट ऑन अकाउंट या लेखानुदान, ये आप संघ सरकार को क्या अनुमति देता है, ये क्वेश्चन है। पहला, सार्वजनिक ऋण लेने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक से धन उधार लेने के लिए, राज्यों को अनुदान प्रदान करने के लिए, या फिर निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। तो जो लेखानुदान है वो निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि, जो हमारी संचित निधि है कंसोलिडेटेड फंड, उससे धन निकालने के लिए संघ सरकार को यानी कि केंद्र सरकार को अनुमति प्रदान करती है। क्यों हो रहा है ऐसा? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बजट भारत में प्रस्तुत किया जाता है 1 फरवरी को, और बजट पारित होते होते संसद में, लोकसभा में बजट पास होते होते मई का महीना आ जाता है। ठीक है, और बजट होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए। ये भारत का वित्त वर्ष है। तो जो अप्रैल और मई का महीना है उसमें पैसा कहां से मिलेगा सरकार को? बजट पास नहीं हुआ है उससे पहले आप पैसा निकाल नहीं सकते हो संचित निधि से। तो फिर 2 महीने के लिए, जब तक बजट पास नहीं हो जाता है, सरकार को जो टोटल बजट में जितना सरकार ने बनाया है पैसे का बजट, उसका लगभग 1/6 भाग निकालने की अनुमति होती है। उसी को क्या कहा जाता है? लेखानुदान कहा जाता है। राइट, वोट ऑन अकाउंट उसी को कहते हैं। नेक्स्ट देखें, लेखानुदान बना है, वापिस लेखानुदान यानी कि वोट ऑन अकाउंट पे क्वेश्चन है, क्यों बना है? कैग की रिपोर्ट पर मतदान के लिए, कैग यानी कि सीएजी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगला, अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए, अप्रत्याशित यानी कि एकदम से जो आपने पहले नहीं सोचा हो वो इमीडिएट कोई एक्सपेंडिचर आ जाए। थर्ड है बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु, और चौथा है बजट के लिए। तो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में ही डिस्कस किया है, लेखानुदान होता है बजट पारित लंबित होने के कारण, बजट पास होने में जो थोड़ा सा डिले हो जाता है, मई के मंथ तक बजट पारित होता है, तब तक सरकार को 2 महीने के लिए पैसा चाहिए खर्च करने के लिए, उसके लिए क्या दिया जाता है? लेखानुदान, वोट ऑन अकाउंट। नेक्स्ट देखें, व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है? व्यय का अनुमान मतलब क्या है? जब भारत सरकार बजट प्रस्तुत करती है तो उसमें कितना खर्चा होगा उसको व्यय का अनुमान कहा जाता है। बजट जो है वो आने वाले वर्ष के लिए एक तरीके से अनुमान ही है, आपको कितना खर्चा होगा, आपकी कितनी इनकम होगी, उसका एस्टीमेट है, उसका अनुमान ही है। तो व्यय का अनुमान किस रूप में रखा जाता है, ये क्वेश्चन है। तदर्थ निधि, अतिरिक्त अनुदान, अनुपूरक अनुदान, या फिर अनुदान का अनुरोध? इसका सही आंसर है अनुदान का अनुरोध। अनुदान के अनुरोध को कहा जाता है डिमांड फॉर ग्रांट, इंग्लिश में इसको कहते हैं डिमांड फॉर ग्रांट, हिंदी में कहलाता है अनुदान का अनुरोध। ये लोकसभा के समक्ष रखा जाता है, इसके ऊपर वोटिंग होती है, और इसके पारित होने के बाद ही सरकार जो है खर्च करने के लिए संचित निधि से धन निकाल सकती है, कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकाल सकती है। तो सही आंसर है अनुदान का अनुरोध, डिमांड फॉर ग्रांट्स। नेक्स्ट, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिया जाना चाहिए? हमने लास्ट वीडियो में काफी सारे क्वेश्चंस देखे थे। तो राज्यसभा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा देगा, ये क्वेश्चन है। 1 महीना, 3 महीने,
14 दिन या फिर 6 दिन? का सही आंसर होगा 14 दिन, 14 डेज। इसका एक्सप्लेनेशन देखने के लिए आप जो पिछला वीडियो है क्वेश्चन नंबर 91 से 120 वाला जो वीडियो है उसको जरूर देखें, उसमें काफी बार ये डिटेल में समझा रखा। नेक्स्ट देखें, विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के, ये क्वेश्चन है, विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के। अब ये क्वेश्चन आधा हुआ है, इसके आगे का जो पार्ट है थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया है। अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसे दिया गया, ये क्वेश्चन है। यानी कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसकी अगर अधिकार क्षेत्र को बढ़ाना हो, उसके जुरिस्डिक्शन को बढ़ाना हो, तो उसका अधिकार, उसकी शक्ति किसे दी गई? ऑप्शंस हैं भारत के राष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायाधीश या न्यायमूर्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, ऑप्शन थर्ड है संसद को, और ऑप्शन फोर्थ है विधि न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय। तो ध्यान रहे, अगर सुप्रीम कोर्ट के कार्य क्षेत्र को बढ़ाना है, उसकी विधायी शक्तियों को बढ़ाना है, तो इसकी शक्ति केवल और केवल भारत की संसद के पास है, इंडिया की पार्लियामेंट के पास है, और किसी के भी पास। नेक्स्ट, संसद / विधानसभा के किसी भी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। यानी कि कोई भी संसद का सदस्य जिसे एमपी कहते हैं, या विधानसभा का सदस्य जिसे एमएलए कहा जाता है, अगर वो बिना सदन को या सभा को बताए लगातार छुट्टियां ले ले, तो ऐसे कितने दिन लगातार छुट्टी लेने के बाद उसकी सदस्यता रद्द कर दी जा सकती है या उसके स्थान को रिक्त यानी कि वैकेंट डिक्लेयर किया जा सकता है। ये भी क्वेश्चन हमने कर रखा है पिछले वीडियो में। 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन या फिर 150 दिन। तो अगर 60 दिनों तक, 60 डेज तक लगातार छुट्टी ले ले, अनुपस्थित रहे बिना सूचित किए, सूचना देने के बाद अगर आप छुट्टी लेते हो तो रिक्त नहीं होगा। अब बीमार हो जाओ, कोई अर्जेंट काम हो जाए, बट बिना बताए अगर आप लगातार 60 दिन छुट्टी ले लो सदन की, तो फिर आपकी सदस्यता रद्द की जा सकती है, रद्द की जा सकती है। नेक्स्ट देखें, संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि कितने माह से अधिक नहीं होने चाहिए? संसद का मतलब होता है लोकसभा और राज्यसभा। इन दोनों के जो 2 सत्र हैं, जो 2 सेशंस हैं, उनके बीच अधिकतम समय अवधि कितनी है ये पूछा गया है। मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन, मैक्सिमम टाइम इंटरवल कितना हो सकता है? ऑप्शंस देखें, 9 माह, 1 माह, 3 माह या फिर 6 माह। तो सही आंसर क्या होगा इसका? 6 माह, ऑप्शन फोर्थ। यानी कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 31 जुलाई को, 31 जुलाई को लोकसभा का एक सत्र खत्म होता है, अंतिम बैठक होती है, तो जो अगला सत्र है वो लेट से लेट आपको कौन सी तारीख से पहले स्टार्ट करना पड़ेगा? तो इसमें 6 महीने जोड़ेंगे अगर, तो आएगा 31 जनवरी। तो 31 जनवरी से पहले पहले आपको नया सत्र शुरू करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 6 महीने से ज्यादा का अंतराल नहीं हो सकता, और अगर 6 महीने से ज्यादा समय अंतराल नहीं हो सकता है 2 सत्र के बीच, तो 1 साल में कम से कम कितने सत्र लगेंगे, कितने सेशंस होंगे? 2 तो होंगे ही, 2 से ज्यादा हो सकते हैं, बट कम से कम 2 तो आपको लगाने ही पड़ेंगे, वरना समय अंतराल 6 महीने से ज्यादा है। तो सही आंसर है 6 माह। नेक्स्ट देखें, यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे कहते हैं, यानी कि संसद को जो है समितियां नियुक्त करने का, यानी कि कमिटीज अपॉइंट करने का अधिकार है, जिनको संसदीय समितियां कहा जाता है, पार्लियामेंट्री कमिटीज। तो अगर किसी विशिष्ट उद्देश्य से कोई समिति नियुक्त करे तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है स्टैंडिंग कमिटी, तदर्थ समिति, संयुक्त समिति या फिर स्थायी समिति। तो कोई विशिष्ट काम का मतलब क्या है? कोई काम आया, उसके लिए समिति बनी, जब वो काम पूरा हो गया उसके बाद वो समिति क्या हो जाती है? खत्म हो जाती। तो ये टेम्परेरी है, अस्थायी समिति है, जिसको आप लोग कहते हो तदर्थ समिति, और इसको इंग्लिश में कहा जाता है एड हॉक कमिटी। एड हॉक का मतलब क्या होता है? टेम्परेरी, काम पूरा होते ही समिति भी क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। चलिए नेक्स्ट, वह कौन राष्ट्रवादी नेता था जो वर्ष 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया? 1925 में जो केंद्रीय विधानसभा थी, जो सेंट्रल असेंबली थी, जब देश आजाद नहीं हुआ था उससे पहले की बात है, तो किसे इसका अध्यक्ष या स्पीकर चुना गया? क्वेश्चन है। ऑप्शंस देखें, मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल,
वल्लभ भाई पटेल या फिर CR दास, चित्तरंजन दास? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, विट्ठल भाई पटेल। ध्यान रहे, विट्ठल भाई पटेल को 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर चुना गया था। एक्चुअल में जब 1922 में असहयोग आंदोलन एकदम से खत्म हो गया, चौरी चौरा घटना के बाद, गोरखपुर में जगह चौरी चौरा, 5 फरवरी 1922 को एकदम से खत्म हो गया, तो कांग्रेस का एक तबका, एक सेक्शन गांधी जी से काफी दुखी था और उन्होंने कांग्रेस में रहते हुए एक नया राजनीतिक दल बना लिया, नई पॉलिटिकल पार्टी बना ली, जिस पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी। और ये स्वराज पार्टी बनाने में जो दो मुख्य नेता थे वो थे मोतीलाल जी नेहरू और CR दास, राइट। और इसी पार्टी के एक सदस्य थे विट्ठल भाई पटेल, और स्वराज पार्टी में रहते हुए ही इन्होंने ये चुनाव लड़ा और ये केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष पद पर चुने गए 1925 में। तो सही आंसर है विट्ठल भाई पटेल। पार्टी कौन सी है? स्वराज पार्टी। नेक्स्ट देखें, उत्तराखंड की कुल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में संसदीय सीटें कितनी हैं? पूछा गया है उत्तराखंड में लोकसभा की सीटें कितनी हैं बेसिकली। तो उत्तराखंड ऑप्शंस देखें, 14, 5, 80 या फिर 2। तो उत्तराखंड में लोकसभा की सीट्स हैं ऑप्शन बी 5। ध्यान रहे, नवंबर 2000 में उत्तराखंड जो है ये उत्तर प्रदेश से टूट के अलग हुआ है, यूपी से, और ये उस समय भारत का 27वां राज्य था, 27th स्टेट था। तो उत्तर प्रदेश जो कि आज की तारीख में भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, हाईएस्ट पॉपुलेशन वाला, इसमें लोकसभा की सीटें सबसे ज्यादा है 80। और उत्तराखंड क्योंकि छोटा राज्य है, पहाड़ी क्षेत्र है काफी हद तक, इसमें लोकसभा की सीटें हैं 5। नेक्स्ट देखें, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? लोकसभा में ध्यान रखें, SC और ST, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इनको इनके जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया गया है, पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में रिजर्वेशन दिया गया है। तो हमसे पूछा गया है अनुसूचित जाति यानी कि SC के लिए आरक्षण जो है वो कौन से अनुच्छेद के तहत? ऑप्शंस देखें, 330, 331, 332 या फिर 333 यानी कि 333। तो जो SC शेड्यूल कास्ट या फिर अनुसूचित जाति के लोगों को लोकसभा में जो रिजर्वेशन आरक्षण दिया गया है वो है ऑप्शन फर्स्ट, आर्टिकल 330 के तहत, अनुच्छेद 330 के तहत। नेक्स्ट, भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती? भारत में जो लोकसभा है आज की तारीख में, उस लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित है? मैक्सिमम कैपेसिटी लोकसभा की कितनी है ये पूछा गया है। 547, 545, 552 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है 552, 552। लोकसभा की अधिकतम सीटें 552 निर्धारित है, जिसमें से 543 सीटों पर चुनाव होते हैं, 2 सीटें पर मनोनीत होते थे आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग, बट अब उसको खत्म कर दिया गया है 2020 में। तो अब 543 सीटों पर आरक्षण होंगे और बाकी की सीटें खाली रखी गई है POK, पाकिस्तान अधिकृत जो कश्मीर है, जो भारत का अभिन्न अंग है, उसके लिए। तो अब क्योंकि 2 सीटें कम कर दी गई है तो ये 550 रह गई है अधिकतम सीटें। 2 सीटें कौन सी कम की है? आंग्ल भारतीय समुदाय वाली। नेक्स्ट देखें, संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी? कॉन्स्टिट्यूशन का वो कौन सा संशोधन है, कौन सा अमेंडमेंट है जिसमें लोकसभा की सीटें बढ़ गई और 525 से कितनी हो गई? 545। ऑप्शंस हैं 31वां, 35वां, 42वां या फिर 45वां। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, वो संविधान संशोधन जिसने लोकसभा की सीटों को बढ़ा के 545 कर दिया, वो है 31वां 31st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, और ये हुआ है 1973। और ये क्यों किया गया? बिकॉज 1971 का जो हमारी जनगणना है, जो 1971 का जो सेंसस है, उसके आधार पर राज्यों को लोकसभा में सीटें दी गई है। तो जब ये जनगणना आ गई 1971 में, फिर उसके बाद आपने लोकसभा की सीटें बढ़ा के राज्यों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में, पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में लोकसभा में सीटें निर्धारित। नेक्स्ट देखें, किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक?
यानी कि कौन सा स्टेट है जिसको लोकसभा और राज्यसभा में सबसे ज्यादा सीटें दी गई है? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर आंध्र प्रदेश। सही आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश। ज्यादा सीटें निर्धारित करने के पीछे कारण क्या है? ज्यादा जनसंख्या, ज्यादा पॉपुलेशन। उत्तर प्रदेश को लोकसभा में दी गई है 80 सीटें और राज्यसभा में दी गई है 31 सीटें, 31। दोनों में मैक्सिमम सीट्स यूपी के पास ही। नेक्स्ट देखें, मान लीजिए संसद द्वारा पारित एक विधान समाचार पत्रों पर कुछ निश्चित निर्बंधों का अधिरोपण करता है। इनमें पृष्ठ की अधिकतम सीमा, कीमत तथा विज्ञापन सम्मिलित है। यह विधान भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? हमें सही स्टेटमेंट को चूज करना है। क्वेश्चन बड़ा है, सीडीएस के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक्चुअल में यह है, अगर इसको सरल भाषा में समझाऊं तो मान लीजिए पार्लियामेंट में, संसद में एक कानून पारित हो जाए, जो कानून न्यूज़पेपर पब्लिशिंग जो हाउस हैं, समाचार पत्र के जो प्रकाशन होता है जहां पे, उनके ऊपर कुछ लिमिटेशंस लगा दें, कुछ सीमाएं लगा दें, कितने पेपर हो सकते हैं, कितने ऐड, कितने विज्ञापन आ सकते हैं और कितनी रेट हो सकती है अखबार। और उसके बाद ये जो कानून है इसको 9वीं अनुसूची में डाल दें। तो उसके बारे में पूछा गया है कौन सा कथन सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, यह विधान अविधिमान्य है क्योंकि यह प्रेस की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता है। अविधिमान्य यानी कि इल्लीगल है, बिल्कुल गलत है। यह लीगल है, इसमें कुछ भी प्रेस की स्वतंत्रता को हमने सीमित नहीं किया। अनुच्छेद 31B के आधार पर यह विधान विधिमान्य है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 31B के अनुसार यह विधान जो है वो बिल्कुल विधिमान्य, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, यह विधान अविधिमान्य है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत अनुचित निर्बंधों का अधिरोपण करता है। यह भी गलत है, अलाउड है ये करना। यह विधान विधिमान्य क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 29 के अंतर्गत प्रेस एक नागरिक नहीं है। प्रेस यानी कि न्यूज़पेपर वगैरह, प्रेस का मतलब होता है न्यूज़पेपर वगैरह, तो वो एक नागरिक नहीं है, इसीलिए अनुच्छेद 19(2) के तहत ये क्या है? विधिमान्य। ये भी गलत। तो सही आंसर है अनुच्छेद 31B के तहत ये लिखा हुआ है कि आप ये कर सकते हो, संसद ये कर सकती है, इसीलिए विधिमान्य। विधिमान्य का मतलब ये लीगल है, ये कानून बिल्कुल सही है, इसको निरस्त नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट देखें, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अधीन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार की प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय का एक विवरण संसद के समक्ष रखा जाता? सीडीएस का क्वेश्चन है। वापिस क्वेश्चन को इजी लैंग्वेज में अगर समझेंगे तो जो वित्तीय वर्ष में भारत सरकार की प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय है, इसे ही हम लोग कहते हैं बजट, इसे ही बजट कहा जाता है। तो जो वार्षिक बजट आता है वो कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है, ये पूछा है आपसे। ऑप्शन है अनुच्छेद 110, 111, 112 या फिर 113। तो जो वार्षिक बजट है, जिसको एनुअल बजट संविधान में जिसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है, बजट शब्द का संविधान में प्रयोग नहीं लिया गया है, उसमें एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का है, वो अनुच्छेद 112 के तहत क्या है? उल्लेखित है या फिर मेंशन। नेक्स्ट देखें, भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमको रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना है। कौन सी अनुसूची के लिए? 5वीं यानी कि 5th शेड्यूल के लिए। गलत स्टेटमेंट। 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो चलिए देखते हैं, यह राज्यों में कुछ नियत क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशिष्ट उपबंध से संबंधित है और राज्य हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, हमें कौन सा चूज करना है? गलत। 5वीं अनुसूची के अधीन परामर्श देने के लिए जनजाति सलाहकार परिषदें स्थापित की जाएंगी। बिल्कुल सही है, इसमें जनजाति सलाहकार परिषदें यानी कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल्स जो हैं वो बनाई जाएंगी, जो सरकार को सलाह देंगी कैसे उन क्षेत्रों का प्रशासन किया जाए। नेक्स्ट, अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा या उनमें भूमि के अंतरण का प्रतिषेध या निर्बंधन करने के लिए विनिमय बनाने हेतु राज्यपाल अधिकृत नहीं है। यह गलत स्टेटमेंट है। राज्यपाल ही अधिकृत है ये सारा कुछ करने के लिए। भूमि इधर से उधर एक दूसरे को बेचनी हो, खरीदनी हो, कुछ करना हो, यहाँ पर लिखा है अधिकृत नहीं है, तो यही इसका आंसर होगा, क्योंकि हमें गलत स्टेटमेंट ही चूज करना। नेक्स्ट है,
अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों के राज्यपालों को इस प्रकार के क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। बिल्कुल सही है, वार्षिक रिपोर्ट बना के राष्ट्रपति को राज्यपालों को सौंपनी होगी। तो गलत स्टेटमेंट कौन सा है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट, दो हमारे पास सूची है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। यहाँ पे कुछ बातें लिखी है, सामने आर्टिकल्स लिखे हैं, हमको सही मैच करना है। सदस्यों द्वारा शपथ, इसका अनुच्छेद कौन सा है? तो ध्यान रहे, सदस्यों द्वारा जो शपथ ली जाती है उसका अनुच्छेद है 99। तो ए के आगे आ जाएगा 2। राज्य विधानमंडल के विशेष अधिकार, राज्य के जो एमएलए और एमएलसी होते हैं, यानी कि विधानसभा के सदस्य और विधान परिषदों के जो सदस्य, उनके विशेष अधिकार, इनके प्रिविलेज, वो कौन से अनुच्छेद में है? तो वो है अनुच्छेद 194 में। तो बी के आगे आ जाएगा 4। संसद की संयुक्त बैठक, लोकसभा राज्यसभा साथ बैठती है, वो कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 108 है। सी के आगे आ जाएगा 1। और राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करना, यानी कि ऑर्डिनेंस जारी करना, वो अनुच्छेद 1, 2, 3 है। तो इसके आगे आ जाएगा 3। तो आंसर है 2413। 2413 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? हमें रॉन्ग स्टेटमेंट्स को चूज करना है। काफी सारे स्टेटमेंट्स है, चलिए वन बाय वन देखते हैं। प्रत्येक धन विधेयक एक वित्त विधेयक होता है, बिल्कुल सही है। एवरी मनी बिल इज अ फाइनेंस बिल, हर धन विधेयक एक वित्त विधेयक होता है, ये तो सही स्टेटमेंट है, हमको गलत चूज करना है। नेक्स्ट, प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता, ये बिल्कुल सही है। धन विधेयक तो वित्त विधेयक होता है, बट ये जरूरी नहीं है कि वित्त विधेयक धन विधेयक। नेक्स्ट, वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तावित होता या किया जा सकता है, ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है। वित्त विधेयक को राज्यसभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट देखें, वित्त विधेयक पर राष्ट्रपति के पूर्व हस्ताक्षर होते हैं, सही है बिल्कुल। राज्यसभा वित्त विधेयक को 14 दिनों तक रोक कर रख सकती है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति वित्त विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर सकते हैं, ये भी सही है। राज्यसभा वित्त विधेयक को संशोधित कर सकती है, ये गलत। राज्यसभा वित्त विधेयक को संशोधित नहीं कर सकती। तो कौन कौन से गलत हैं? तीसरा और 7वां। और एक और स्टेटमेंट है, गतिरोध की स्थिति में वित्त विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, ये भी गलत स्टेटमेंट नहीं है। ये वाला स्टेटमेंट भी क्या है? बिल्कुल सही, ध्यान रखें। तो गलत कौन कौन से हैं? स्टेटमेंट 3 और स्टेटमेंट 7। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से कौन सी विधियां भारत के लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण रखने के काम आती है? लोक वित्त यानी कि पब्लिक फाइनेंस, जो पैसा है देश का, उसके ऊपर संसदीय नियंत्रण के काम आने वाली कौन कौन सी विधियां हैं? संसद के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण को प्रस्तुत करना, यानी कि बजट, बिल्कुल सही है। बजट के थ्रू पैसे को कंट्रोल किया जाता है। विनियोजन विधेयक के पारित होने के बाद ही भारत की संचित निधि से मुद्रा निकाल पाना, बिल्कुल सही है। ये निकाल पाना यहाँ लिखा जाएगा, वहां पे गलत आ गया है, ये भी बिल्कुल सही है। जब तक विनियोजन विधेयक, एप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं हो जाता है, तब तक पैसा नहीं निकाल सकते हैं। और ये विनियोजन विधेयक बजट का ही भाग होता है, बजट के अंतिम भाग में इसको पारित किया जाता है, उसके बाद ही सरकार पैसा निकाल सकती है संचित निधि से। अनुपूरक अनुदानों तथा लेखानुदान का प्रावधान, बिल्कुल सही है। अनुपूरक अनुदान और लेखानुदान भी पैसे को कंट्रोल करते हैं। संसदीय बजट कार्यालय द्वारा संसदीय बजट कार्यालय द्वारा समदृष्टिगत आर्थिक पूर्वानुमानों तथा व्यय हेतु सरकार के कार्यक्रम का एक नियतकालिक अथवा कम से कम मध्यवर्षीय पुनरावलोकन। ऐसा भारत में कुछ भी नहीं है, बीच वर्ष में कोई पुनरावलोकन नहीं होता है सरकार के काम का, साल में एक बार ही होगा, वो बजट के समय होगा। संसद में वित्त विधेयक का प्रस्तुत किया जाना, बिल्कुल सही। वित्त विधेयक फाइनेंस बिल को कहते हैं, जिससे सरकार अपना इनकम, अब पैसा कहां से आ रहा है, उसको प्रस्तुत करती। तो 1, 2, 3 और 5 ये चारों सही हैं, चौथा नहीं है। कोई ऑप्शन है ऐसा? 1, 2, 3 और 5 पहला ऑप्शन ही है और यही इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। हमें सही स्टेटमेंट को चूज करना है। संपत्ति का अधिकार अब मूलभूत अधिकार नहीं है, राइट टू प्रॉपर्टी, बिल्कुल सही है। अब ये मूल अधिकार नहीं है, अब ये वैधानिक अधिकार है। अब इसको अनुच्छेद 300A में डाल के रखा गया है। किसके द्वारा?
44वें संविधान संशोधन द्वारा 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा। राज्यसभा एक वित्तीय बिल को रोक सकती है। राज्यसभा वित्तीय बिल को रोक सकती है, बिल्कुल सही है, फाइनेंस बिल को रोक सकती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेक्युलर तथा लोकतांत्रिक शब्द जोड़े गए या बढ़ाए गए, यानी कि डेमोक्रेटिक। गलत स्टेटमेंट, जल्दी जल्दी में ऐसा स्टेटमेंट आप सही मान लोगे। धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, बिल्कुल सही है। धर्मनिरपेक्ष के अलावा जो दो शब्द जोड़े गए वो थे समाजवादी और अखंडता। लोकतांत्रिक शब्द पहले से ही था प्रस्तावना में, ये नहीं जोड़ा गया, तो इसीलिए स्टेटमेंट गलत हो जाता। नेक्स्ट, संसद के दोनों सदनों में कोई विवाद हो तो लोकसभा अध्यक्ष की व्यवस्था द्वारा सुलझाया जा सकता है। गलत है। अगर कोई मामले पर विवाद हो तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक को बुलाते हैं, लोकसभा अध्यक्ष नहीं बुलाते। ज्वाइंट सेशन कौन बुलाते हैं? प्रेसिडेंट। और उस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, तो उनके द्वारा व्यवस्था नहीं की जाती है, व्यवस्था राष्ट्रपति करते हैं, तो यह भी गलत है। सही है 1 और 2, ऐसा ऑप्शन फर्स्ट है, 1 और 2। नेक्स्ट देखें, संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है वो हमें चूज करना है। राइट स्टेट। पहला, कैबिनेट सचिव यानी कि कैबिनेट सेक्रेटरी की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के मंत्रालय विभागों का सृजन किया जाता है। बिल्कुल गलत। ये सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री खुद करते हैं, किसी की सलाह नहीं होती। हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है। बिल्कुल सही है। जो भी मंत्रालय दिया जाएगा वो राष्ट्रपति देंगे, बट किसके कहने पर? प्रधानमंत्री के कहने पर। कौन आदमी मिनिस्टर बनेगा केंद्र में, ये भी पीएम बताता है, और कौन सा आदमी कौन सा मिनिस्टर बनेगा, किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा, ये भी पीएम ही बताता है। तो केवल स्टेटमेंट 2 सही है, ऐसा ऑप्शन सेकंड है हमारे पास, केवल 2। नेक्स्ट, संघ की सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हमें यहां पर भी राइट स्टेटमेंट को चूज करना। पहला, राजस्व विभाग संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले केंद्रीय बजट को तैयार करने के लिए उत्तरदायी। राजस्व विभाग उत्तरदायी नहीं है बजट के लिए। आर्थिक मामलों का विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, वो उत्तरदायी है। जरूर याद रखना है, बजट को कौन बनाता है और कौन उसको ध्यान रखें तैयार करता है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, आर्थिक मामलों का विभाग, जो कि वित्त मंत्रालय के अधीन है। नेक्स्ट देखें, भारत की संसद के प्राधिकरण के बिना कोई धन भारत की संचित निधि से नहीं निकाला जा सकता। बिल्कुल सही है, संसद के बिना आप कहीं से पैसा नहीं निकाल सकते हो। लोक लेखा से लिए जाने वाले सभी संवितरणों के लिए भी भारत की संसद के प्राधिकरण की आवश्यकता होती है। यह भी बिल्कुल सही। तो 2 और 3 आर करेक्ट, और फर्स्ट जो है वो रॉन्ग है, तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट, एक व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य होने के लिए और सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए अयोग्य होता है यदि वह, कब व्यक्ति जो है वो अयोग्य होगा संसद का सदस्य बनने के लिए, यह पूछा गया है। पहला, भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ का कोई पद धारण किए हुए हो, संसद उप विधि द्वारा घोषित किसी पद के धारक को अयोग्य नहीं ठहराए जाने को छोड़कर। बिल्कुल सही है। अगर लाभ का पद है तो आप नहीं चुनाव में खड़े हो सकते हो। दिवालिया हो, बिल्कुल सही, अगर दिवालिया घोषित हो जाए बैंकरप्ट तो भी नहीं। भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची के अंतर्गत अयोग्य ठहराया गया हो, बिल्कुल से। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल से, एंटी डिफेक्शन जिसे कहा जाता है, दल बदल कानून, तो उसके अंदर अगर अयोग्य हो तो भी नहीं लड़ सकते हो। चौथा, विसिक्त दिमाग वाला और एक सक्षम न्यायालय द्वारा उसे ऐसा घोषित किया गया हो। बिल्कुल सही है, अगर जो अनसाउंड माइंड, पागल हो जाए या विसिक्त दिमाग हो जाए, उसको भी नहीं चुना जा सकता। तो चारों सही हैं, ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन बी, 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट देखें, विधानमंडल में पूछे गए अल्प सूचना प्रश्नों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन को हमको चूज करना है, राइट स्टेटमेंट को। किसके बारे में? अल्प सूचना प्रश्न, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस। तो देखें, यह अति आवश्यक सार्वजनिक महत्व के मामलों से संबंधित होते हैं और 10 दिनों से कम के नोटिस पर मौखिक उत्तर के लिए पूछे जाते हैं। बिल्कुल सही है, मौखिक उत्तर का मतलब होता है ऑरल आंसर, 10 दिनों से कम नोटिस पे, और ये बहुत ही इमीडिएट, कोई इंपॉर्टेंट अगर मैटर आ जाए तो उसके लिए। अल्प सूचना प्रश्न
स्वीकार्य किए जा सकते हैं यदि संबंधित मंत्री उनका उत्तर देने के लिए सहमत हो। यह भी बिल्कुल सही है, अगर मिनिस्टर आंसर देने के लिए तैयार होगा तो ही इनको लिया जाएगा। अल्प सूचना प्रश्न प्रश्न काल के दौरान पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आवर के दौरान पूछे जाते हैं। ये स्टेटमेंट ध्यान रखें गलत है। इनको कब पूछा जाता है? इनको शून्य काल के दौरान पूछा जाता है। तो 1 और 2 ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी है, 1 और 2 सही है और तीसरा गलत। चलिए नेक्स्ट, भारत के संविधान के उपबंधों के अधीन अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। 4 स्टेटमेंट्स हैं और हमें सही कथन को चूज करना है एससी और एसटी के संबंध में। पहला है, सरकारी शिक्षा संस्थानों में उनके दाखिले के संबंध में राज्य एक विशेष उपबंध बना सकते हैं। बिल्कुल सही है, गवर्नमेंट अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में उनको एडमिशन दिलाना है तो अलग राज्य बना सकते हैं कानून। राज्य द्वारा सहायता प्राप्त निजी शिक्षा संस्थानों में उनके दाखिले के संबंध में राज्य विशेष उपबंध बना सकता है। बिल्कुल सही है। कोई प्राइवेट स्कूल या कॉलेज है जिसको राज्य सरकार पैसा दे रही है, सहायता दे रही है, उसके लिए भी उपबंध बन सकता है। राज्य द्वारा सहायता नहीं प्राप्त करने वाले निजी शिक्षा संस्थानों में उनके दाखिले के संबंध में राज्य एक विशेष उपबंध बना सकता है। यह भी सही है, अगर सरकार किसी को सहायता नहीं दे रही है तो भी एससी और एसटी के लिए आप बना सकते हो। अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों में उनके दाखिले के संबंध में राज्य एक विशेष उपबंध बना सकती है, जैसे कि अनुच्छेद 30 में वर्णित है। बिल्कुल सही है। कोई माइनॉरिटी का होगा अल्पसंख्यकों का तो उसके लिए भी किया जा सकता है राज्य द्वारा। तो चारों ही सही हैं। ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है? ऐसा है स्टेटमेंट फोर्थ, ऑप्शन फोर्थ, 1, 2, 3 एंड 4 ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट देखें, किस वर्ष में खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम प्रथम बार लागू हुआ? खाद्य मिलावट यानी कि फूड एडल्ट्रेशन, उसको अगर निवारण उसको खत्म करना है, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट पूछा गया, पहली बार कब लागू हुआ है? 1951, 1954, 1964 या फिर 1956? सही आंसर है ऑप्शन बी 1954, 1954 में पहली बार ये लागू। और लास्ट क्वेश्चन देखें इस वीडियो का, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम कब अधिनियमित हुआ था? क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट पहली बार कब लागू हुआ है? 1952, 1924, 1871 या फिर 1911? तो ये जो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट है, जो अधिनियम है, ये अंग्रेजी सरकार ने पहली बार कब पारित किया था? 1871 में, 1871 में। इसमें सभी जो ट्राइब्स हैं उनको इकट्ठा मान के हैबिचुअल ऑफेंडर घोषित कर दिया गया था, यानी कि उनको ये घोषित कर दिया गया था कि बार बार क्या कर रहे हैं? अपराध कर रहे हैं। इसी को क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट कहा जाता है, पहली बार 1871। तो फ्रेंड्स, ये थे मनोहर पांडे बुक सीरीज के भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी के चैप्टर नंबर 9 संघीय विधानमंडल, जिसे संसदीय पार्लियामेंट भी कहते हैं, उसके क्वेश्चन नंबर 121 से 155 विथ डिटेल्ड सॉल्यूशंस। धन्यवाद, थैंक यू आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्लीज लाइक, शेयर